Assalamualaikum, dear students of class 12th. As you know, yesterday we started our next chapter known as India's external relations. That's in paper B. That is the third chapter of paper B. And today's topic is Sino-Indian War of 1962, or you can say Indo-Chinese War of 1962. This is today's topic. Yesterday we discussed about the foreign policy and its principles. The foreign policy of India. And I discussed the main principles of foreign policy of India. As you know very well that India has adopted maintenance of sovereignty, promotion of world peace, support for the United Nations. These are the principles of India's foreign policy: opposition to colonialism, imperialism and racism, support for disarmament, promotion of South-South cooperation and North-South dialogue, non-alignment, support for Commonwealth, peaceful coexistence, support for human rights. And I discussed you earlier, these are the principles of Nehruvian foreign policy. Related to this, today's topic is Sino-Indian War of 1962. If the both countries agreed and they signed an agreement known as Panchsheel in 1954, that era was also known as Hindi Chini Bhai Bhai era, then why China crossed its limits and why Chinese invaded over the territory of India in 1962. What were the reasons behind it? This is today's topic. Dear students, let me tell you one thing first. If we talk about, olden days or ancient period, both countries, they were having good relations with each other. In fact, ये दो ऐसे मुल्क हैं जिनके बीच में हजारों सालों से दोस्ताना चलता आया था. बट इसके बाद क्या वजूहात रही कि इनके बीच में इतनी बड़ी जंग हुई और अभी भी तलखियां हैं. आप रिसेंटली भी देख रहे होंगे, आए दिन खबरों में भी सुन रहे होंगे कि लद्दाख के जो बॉर्डर जो वहां पे है, अक्सर चिन रोड जो बनाया गया है, वहां पे जो वो बॉर्डर है, वहां पे अभी भी डिस्प्यूट चल रहा है. तो ऐसी क्या वजह है और डिस्प्यूट क्यों है और जंग क्यों हुई, ये सारा कुछ हमें इस टॉपिक में पढ़ना है. डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस की, व्हेन इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1947, तो उसके बाद से रिलेशंस वर क्वाइट वेल बिटवीन इंडिया एंड चाइना. इनफैक्ट इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेट who recognized China as a communist state in 1949. India was the first state. Remember this thing. हिंदुस्तान ने सबसे पहले 1949 में चाइना को as a communist state जो है रिकॉग्नाइज किया. क्योंकि जब एक स्टेट बनती है तो उसको रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए उन स्टेट से जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट होते हैं. तो इस तरह से उस नई स्टेट को वो स्टेट्स जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट होती हैं उनकी तरफ से क्या मिलनी चाहिए, रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए. और उसके लिहाज से इंडिया वाज द फर्स्ट स्टेट हु रिकॉग्नाइज्ड चाइना इन 1949 एज अ कम्युनिस्ट स्टेट. तो रिलेशंस वर क्वाइट गुड, रिलेशंस वर क्वाइट नॉर्मल. इन फैक्ट बोथ द कंट्रीज दे साइंड एन एग्रीमेंट, a declaration, joint declaration known as Panchsheel, 5 principles in 1954. In 1954, उसमें क्या किया गया? 5 principles जो दिए गए थे: नॉन इंटरफेरेंस, नॉन एग्रेशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस. ना आप हमारे मामले में पढ़ोगे, ना हम आपके मामले में पढ़ेंगे. आप हमारा रेस्पेक्ट करोगे, हम आपका रेस्पेक्ट करेंगे. आप हमारी सॉवरेनिटी का ख्याल रखोगे, हम आपकी सॉवरेनिटी को रेस्पेक्ट देंगे. ये सारी चीजें उसमें डिस्कस की गई थी. और इनफैक्ट दिस डिक्लेरेशन क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन द टू स्टेट्स. दोनों स्टेट्स जो थी, इस डिक्लेरेशन की वजह से, इस एग्रीमेंट की वजह से उसने इनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया था.
तो लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तिब्बत को लेके, क्योंकि तिब्बत जो है, तिब्बत वॉज अर्लियर एन ऑटोनॉमस रीजन। याद रखिएगा, जिस तरह से जब हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर भी पहले एक ऑटोनॉमस रीजन था, फिर उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस तरह से एक्सेशन हुआ, किस तरह से मर्ज हो गया, फिर ये हिंदुस्तान का पार्ट बना। उसी तरह से जो तिब्बत था, इट वॉज एन ऑटोनॉमस रीजन इन अर्लियर बिफोर 1959। इनफैक्ट बहुत कोशिशें की थी इसको लेके चाइना ने कि तिब्बत मेरा हिस्सा बने, तो लेकिन फिर तिब्बतियंस जो थे उन्होंने कहा कि हमारा अलग हिस्सा है, हम आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। और फिर फाइनली चाइना ने क्या किया, इन 1959 चाइना लॉन्च्ड अ फुल स्केल इन्वेजन एंड फोर्स्ड टू साइन एन एग्रीमेंट व्हिच एक्सेप्टेड चाइना सॉवरेनिटी ओवर तिब्बत। क्योंकि जब पहले इन्होंने माना नहीं, तो फिर चाइना ने 1959 में इन पर अटैक किया और एग्रेशन किया, हमला किया, जिसमें वो कामयाब हुए। और जब वो कामयाब हुए तो उस तरह से उन्होंने तिब्बत पर, जब वो हावी हुए, तिब्बत को एक अपना हिस्सा बना लिया। याद रखिएगा बच्चों, इस तरह से उन्होंने तिब्बत को अपना एक हिस्सा बना लिया 1959 में, और उन्हें एक एग्रीमेंट साइन करने पे मजबूर कर दिया कि आपको अब चाइना की सॉवरेनिटी जो है उसके अंडर ही रहना है। अब आप चाइना का हिस्सा है, अब आप चाइना का एक पार्ट है। तो लेकिन इनफैक्ट वहां पे क्या हुआ कि तिब्बत जो थे वहां पे ज्यादा लामास वगैरह थे, बुद्धिज्म था, और चूंकि जानते ही हैं आप, चाइना में जो है वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां कम्युनिज्म है, वहां कोई उस हिसाब का धर्म नहीं है। और इसी तरह से तिब्बत का जो इन लामास का लीडर था, नोन एज दलाई लामा, he along with his 10,000 Buddhists took an asylum in India with this took asylum in India। क्योंकि जब हम बात करते हैं तिब्बत की, तिब्बत में भी लामाज है, तिब्बत में भी बुद्धिज्म है, और जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान के पार्ट लद्दाख की, वहां पे भी बुद्धिज्म है। दैट्स वाई बोथ दीज कंट्रीज, क्योंकि चाइना इज वेरी क्लोज टू तिब्बत एंड तिब्बत वाज वेरी क्लोज, तिब्बत इज वेरी क्लोज टू चाइना, बॉर्डर्स आर इन फैक्ट क्लोज with India. That's why both countries are having relations in fact thousands of years ago। क्योंकि रिलीजन जो था बुद्धिज्म यहाँ पे भी था, वहां पे भी था, इसलिए पिलग्रिम्स हजारों सालों से वहां के यहाँ के वहां जाते थे। तो इसी तरह से जो लामास थे, उन्हें लगा कि हमारे लिए अगर कोई इस वक्त शेल्टर है तो हमें शेल्टर हिंदुस्तान में भी मिलेगी, और उसी चीज को लेके दे टुक असाइलम इन इंडिया। याद रखिएगा, they took asylum, Dalai Lama, he took asylum in India along with his 10,000 Buddhists। लेकिन जब यहाँ पे मामला ये था कि दलाई लामा तिब्बत को छोड़ के भाग गया और उसने पनाह ले ली हिंदुस्तान में, इसी चीज ने, याद रखिएगा बच्चों, इसी चीज ने जंग को बढ़ावा दे दिया, दोनों कंट्रीज के बीच में रिलेशंस को खराब कर दिया। हालांकि जब हम बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान ने सबसे पहले क्या किया, जब चाइना पे अटैक किया गया, चाइना ने अटैक किया तिब्बत पे और तिब्बत को एक अपना हिस्सा बना लिया, उस वक्त इनफैक्ट इंडिया जो है, इंडिया ने एक्सेप्ट भी कर दिया कि तिब्बत इज नाउ पार्ट ऑफ चाइना, और डिक्लेयर भी किया। इनफैक्ट इंडिया ऑल्सो डिक्लेयर्ड इट दैट नाउ तिब्बत इज द पार्ट ऑफ चाइना। लेकिन एक तरफ से आप ये कह रहे हैं कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना, और दूसरी तरफ से जो चाइनीज के इस एग्रीमेंट को नहीं मान रहे हैं, दलाई लामा जैसा लीडर, उसको आप पनाह दे रहे हैं। तो इस बात को चाइना किस अंदाज से ले लेगा, तो उन्होंने सोचा कि ये जो है ये सही नहीं है, और उन्हें भी गुस्सा आया इस चीज को लेके। उन्होंने क्या किया, with this background Chinese troops crossed McMahon Line in northeast frontier area on September 8th 1962 and occupied a huge part of Indian territory। अब इसी गुस्से को लेके चाइनीज जो है, उन्होंने मैकमोहन लाइन, जो कि बहुत पहले लाइन
ब्रिटिशर्स ने इनफैक्ट ये लाइन खींची थी, ये बॉर्डर लाइन खींची थी। और तिब्बत, इनफैक्ट तिब्बत एंड चाइना एज ए डिवाइडिंग लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1914 एट शिमला। 1914 में ये मैकमोहन लाइन जो है ब्रिटिशर्स ने हिंदुस्तान और चाइना के बीच में खींची है। और उस वक्त जो यहाँ पे मैकमोहन लाइन थी, इसको क्रॉस कर लिया किन्होंने? इसको क्रॉस कर लिया चाइना ने, और उन्होंने अपनी फौजें भेज दी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया में 8 सितंबर को। और बहुत ज्यादा हिंदुस्तान का हिस्सा जो है उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया, यानी हिंदुस्तान का बहुत ही बड़ा हिस्सा इन्होंने क्या किया? कैप्चर कर लिया, अपने अंडर कर लिया। और याद रखिएगा उसके बाद भी क्या हो जाता है, ऑन अक्टूबर 20th 1962 इन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया एंड इन लद्दाख सेक्टर। अब 20 अक्टूबर 1962 को, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने, जब हम 59 की ही बात कर रहे हैं, तो चाइना ने स्टार्ट कर दिया था लद्दाख में रोड बनाना, जिसको अक्साई चिन कहते हैं। और उन्होंने कह भी दिया कि ये हमारा हिस्सा है। हमारे मैप्स जो है, चाइनीज मैप्स, वो दिखा रहे हैं कि लद्दाख हमारा हिस्सा है, जबकि हिंदुस्तान कह रहा है नहीं, ये जो लाइन खींची गई है 1914 में, उसमें अच्छी तरह से वाजिया है कि लद्दाख इज द पार्ट ऑफ इंडिया। तो उस तरह से चाइनीज जो है उन्होंने अपने हिसाब से अपने मैप में इसको अपना हिस्सा बना लिया है और रोड भी बना लिया है। और धीरे धीरे इनके हालात इतने खराब हो गए कि फिर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया जो है, जो इन्होंने पहले से कैप्चर बहुत ज्यादा कर लिया था, तो उसके अलावा भी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया जो है, नॉर्थ ईस्ट का पता ही होगा, अरुणाचल वगैरह जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, तो उसके अलावा लद्दाख सेक्टर में, जो मैं अभी बात कर रही थी अक्साई चिन की बात कर, लद्दाख सेक्टर में भी इन्होंने हमला कर लिया और वहां पे भी इन्होंने बहुत सारे माइल्स जो है कैप्चर कर लिए। किन्होंने? चाइनीज ने। तो इनफैक्ट उस जंग में इंडिया सफर्ड हैवी कैजुअलिटीज। हिंदुस्तान को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, हिंदुस्तान को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि इसको तो एक तो अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा लद्दाख वाले साइड में इन्होंने बहुत ही ज्यादा माइल्स कैप्चर कर लिए। और हिंदुस्तान के पास, इनफैक्ट ये भी कहा जाता है, इंडिया वाज लेफ्ट विद नो ऑप्शन बट टू मेक 50 पोस्ट्स ऑल अलोंग द सीनो इंडियन बॉर्डर। और उसके बाद जब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया और लद्दाख सेक्टर पे 20 अक्टूबर 1962 को जब हमला किया गया, उस हमले में क्या किया गया? द अटैक वाज सो मैसिव दैट इट अपीयर्ड दैट लोक्युस्ट हैड अनलीश्ड इट्स फ्यूरी ऑन इंडियन बॉर्डर्स। By 25th October, Chinese were inside India about 16 miles of McMahon Line। और 25 अक्टूबर में, यानी 5 दिनों में ही चाइना वाले इतने अंदर आ गए कि उन्होंने मैकमोहन लाइन के अंदर 16 किलोमीटर्स भी कैप्चर कर लिया। और इनफैक्ट मैसिव अटैक्स वेर लॉन्च्ड ऑन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया एंड लद्दाख सेक्टर्स। और जिसका नतीजा ये निकला कि धीरे धीरे इन्होंने बहुत ही ज्यादा हिस्सा जो था इन एरियाज का वो कैप्चर कर लिया और हिंदुस्तान को बहुत ही नुकसान हुआ। अब जब जंग चल रही है और आपका दुश्मन बहुत आगे बढ़ रहा है, उन्होंने आपकी सरहदों को भी पार कर लिया, उससे भी 16 किलोमीटर आगे भी आए और उन्होंने उतना ज्यादा इलाका फतह भी कर लिया। तो यहाँ से इंटरनेशनल एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो भी वॉच कर रही है पूरे वर्ल्ड पे कहाँ क्या हो रहा है। और साथ साथ में उस वक्त दुनिया में बाइपोलैरिटी चल रही थी। यूएसए और यूएसएसआर जो थे, दो बड़ी ताकतें थी। तो ये दोनों बड़ी ताकतें जो थी, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी कोशिश की कि नहीं, इस मसले को ठंडा होना चाहिए, जंग को रोकना ही रोकना है, क्योंकि अगर हमने जंग को नहीं रोका तो पूरा एशिया ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो इसी चीज को लेके जो ब्रिटिश है या कि जो हम बात करेंगे अमेरिकन की बात करेंगे, बोथ यूएस एंड ब्रिटेन, दे रशिड मिलिट्री हेल्प फॉर इंडिया। दोनों कंट्रीज आ गए, बरतानिया भी और अमेरिका भी किसकी मदद के लिए आ गए? हिंदुस्तान की मदद के लिए आ गए। लेकिन अब यहाँ बात चल रही है चाइना के रिलेशन सोवियत यूनियन के साथ बहुत ही अच्छे थे, क्योंकि दोनों कंट्रीज की जो आइडियोलॉजी थी सेम थी, कम्युनिज्म, सोशलिज्म। किस किस की आइडियोलॉजी थी? चाइना की भी
और सोवियत यूनियन की भी। लेकिन यहाँ पे सोवियत यूनियन जो है, सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल इन द वॉर। वो चुप ही रहा, खामोश रहा, न्यूट्रल रहा दोनों के बीच में। क्योंकि एक साइड से इंडिया है तो दूसरे साइड से क्या कहते हैं इसको, दूसरे साइड से चाइना है। चाइना के साथ हालांकि इसके अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन यहाँ इसका बड़ा जो अपोनेंट है यूएसए, वो सपोर्ट कर रहा है हिंदुस्तान को अलोंग विद ब्रिटिश। अगर ये मसले में पड़ता है तो दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, तो इसीलिए वो न्यूट्रल रहा, सोवियत यूनियन न्यूट्रल रहा जंग में। और उसके बाद सडनली जब चाइना को भी लगा कि सोवियत यूनियन अभी खामोश ही है, उस हिसाब से मुझे बैक नहीं मिल रहा है, उस हिसाब से मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने भी सोचा कि अब जितना हमने लिया, जितना हमें लेना था उतना हमने ले लिया। अब हमें चूंकि प्रेशर भी बढ़ रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, या जो इंटरनेशनल एक्टर्स है, लीडिंग इंटरनेशनल एक्टर्स, यूएसए जैसे बड़ी ताकत या ब्रिटिश, इनकी वजह से भी जो प्रेशराइज ये कर रहे हैं इसको कि स्टॉप वॉर। तो सडनली ऑन 21 नवंबर 1962 द चाइनीज अनाउंस्ड यूनिलैटरल सीज फायर, और इन्होंने यूनिलैटरल सीज फायर का ऐलान कर दिया नवंबर में 1962 में। और इस तरह से धीरे धीरे जंग जो है वो खत्म होने लगी। चाइना आस्क्ड इंडिया टू ऑनर द लाइन ऑफ कंट्रोल विद इन 20 किलोमीटर्स ऑफ देयर एलओसी। इंडिया हाउएवर वांटेड स्टेटस क्यू। तो इस तरह से चाइना ने भी कहा कि नहीं, आपको अब जो ये लाइन ऑफ कंट्रोल है विद इन 20 किलोमीटर्स, आपको इसको रेस्पेक्ट करना है। और चाइना ने ये बात कही और हिंदुस्तान इस मामले में खामोश रहा। और दोनों कंट्रीज के बीच में धीरे धीरे सीज फायर के बाद जब जंग खत्म हुई तो रिलेशंस खास अच्छे नहीं थे। इनफैक्ट उसके बहुत टाइम के बाद हम बात करेंगे 1976 की, यानी 62 के बाद 76 में क्या हो जाता है, डिप्लोमेटिक रिफॉर्म्स वायर रेस्टोर्ड। किसी हद तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस दो कंट्रीज के बीच में सही हो जाती हैं। और उस वक्त जो थे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो थे, दैट वाज वाजपेयी, ही वेंट टू चाइना इन 1979 एंड इन 1988 राजीव गांधी ब्रोक द आइस इन रिलेशंस। उसके बाद हालांकि रिलेशंस इन्होंने नॉर्मलाइज करने की कोशिश की हिंदुस्तान ने चाइना के साथ, और चाइना ने भी हिंदुस्तान के साथ। पहल हिंदुस्तान ने भी की, उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1976 से स्टार्ट कर ली इनके साथ बढ़ाने। वाजपेयी ने पहल की, 79 में वो चले गए चाइना, उसके बाद राजीव गांधी चले गए। और किसी हद तक ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेशंस हैव इम्प्रूव्ड स्टेडली। किसी हद तक दोनों के बीच में, चूंकि हमसाया है, एक दूसरे के साथ मजबूर है बात करने के लिए, रिलेशंस को कायम करने के लिए, तो दोनों कंट्रीज ने ट्रेड रिलेशंस आपस में कायम की। आप इस वक्त भी देखिए, हालांकि इस वक्त जो मैं अभी बात कर रही थी कि बॉर्डर डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है, इसी बात को लेके जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है वो रिसेंटली मॉस्को चले गए थे। अपना भी काम था, लेकिन इस मसले को लेके मीडिएशन भी चाहते थे रशिया की। तो इस वक्त भी जब तक इनफैक्ट जो भी बड़े बड़े लीडर्स हैं, रिसेंटली हमारे यहाँ जो कांग्रेस के मनमोहन सिंह थे, ही ऑल्सो विजिटेड चाइना। तो आते जाते रहते हैं हमारे मिनिस्टर्स एक दूसरे के इलाकों में, बट रिलेशंस उस हिसाब से खुशगवार नहीं है। मामला अगर है तो वो यही है बॉर्डर डिस्प्यूट का। और जब तक न ये बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व हो जाए, शायद ही तब तक इन दोनों के जो हालात है वो सुधर जाएं। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।